हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल सोसाइटी इंडिया लेक्स सॉक इन। और गाइस, आज हम करने जा रहे हैं हमारा लीगल सोसाइटी इंडिया में चैप्टर 5 जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज क्यों है। बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज इसलिए है गाइस क्योंकि मुझे सजेस्ट किया टीम ने कि बैकग्राउंड जब काला रहता है और जब टेक्स्ट वाइट में रहता है तो अगर कोई रात में पढ़ रहा है या सुन रहा है तो आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ता। तो स्ट्रेन कम से कम पड़े आपकी आंखों में जब आप कभी भी इसे सुने, ज़्यादा फ्रेंडली बनाने के लिए ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट टेक्स्ट को रखा है। एनीवेज, शुरू करते हैं चैप्टर 5, समन्स, सर्च एंड सीजर एक्सेट्रा। तो क्या बोलता है सेक्शन 16 में, पावर ऑफ सर्वे। अब पावर ऑफ सर्वे क्या है? तो सब सेक्शन 1 बोलता है इधर, notwithstanding anything contained in any other provision of this act where an authority on the basis of material in his possession has a reason to believe the reason for such belief to be recorded in writing that an offence has been committed under section 3 has been committed, he may enter any place। अब देखो भाई क्या है, चाहे कुछ भी लिखा गया हो किसी भी प्रावधान में इस एक्ट के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अथॉरिटी के पास जब ऐसा मटेरियल है, अथॉरिटी के पास जब ऐसा मटेरियल है जिसके बेसिस पे वो एक ऐसी बिलीफ पर उतर रही है कि सामने वाले ने कोई ऑफेंस किया है सेक्शन 3 के अंतर्गत इस एक्ट के, तो रिकॉर्ड करते हुए रीजन लिखित में जो अथॉरिटी कंसर्न है वो एंटर कर सकती है किसी भी प्लेस पर। पहली बात, विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया असाइन टू हिम, जो भी असाइंड एरिया है उस तक जा सकती है, मतलब उस घर में घुस जाएगी अगर वो विद इन द ज्यूरिसडिक्शन पड़ रहा है तो। दूसरी बात, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बाय एनी अदर अथॉरिटी हु इज असाइंड द एरिया विद इन विच सच प्लेस इज सिचुएटेड। या तो ऑथराइज्ड हो, या दूसरी चीज ये, उसे अथॉरिटी दे दी गई हो किसी ऐसी एजेंसी या ऐसी अथॉरिटी के द्वारा जिसके पास अधिकार था उस जगह पे जाने के लिए। अब मान लेते हैं कि अगर एरिया ए है और एरिया ए का पावर किसी, मान लीजिए एक्स व्यक्ति के हाथ में है, तो अगर ये एक्स व्यक्ति आपको अलाउ कर दे तो आप एरिया ए में जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। या जो एरिया ए है वो आपकी खुद की लिमिट में फॉल कर रहा हो, अगर फॉल नहीं कर रहा तो जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है जो आपको अलाउ कर सकती है या ऑथराइजेशन दे सकती है, तो उस कंसर्न्ड अथॉरिटी की ऑथराइजेशन के बल पे आप जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। At which any act constituting the commissioning of an offence is carried on and may require any proprietor, employee or any other person who may at that time and place be attending in any manner to or helping in such act so as to। तो कभी भी कहीं भी सिचुएटेड हो, पहली बात तो ये होगी, और जहाँ पर कमीशन हो रहा है ऑफेंस का, कैरी ऑन हो रहा है, तो वो रिक्वायर कर सकता है किसी भी प्रॉपराइटर को, जो भी मतलब चला रहा है, या एम्प्लॉय हो या कोई भी आदमी हो जो उस प्लेस पे हो, टू बी अटेंडिंग इन एनी मैनर और हेल्पिंग, जो वहाँ पर अटेंड कर रहा हो या किसी भी मैनर में हेल्प कर रहा हो, उससे बोला जा सकता है। पहली बात, अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट सच रिकॉर्ड एज मे बी रिक्वायर्ड एंड विच मे बी अवेलेबल एट सच प्लेस। तो वो बोल सकता है सामने वाले, जो भी बंदा वहाँ पे, कोई एम्प्लॉय है, कोई प्रोपराइटर है, जो भी है, चाहे मालिक ही हो चाहे वहाँ पे एम्प्लॉय हो, कोई भी आदमी हो जो उस प्लेस को अटेंड कर रहा है, तो उसको बोला जा सकता है कि भैया आप हमें मौका दीजिए कि हम इंस्पेक्ट करें रिकॉर्ड्स को, ठीक है, जो अवेलेबल है। अफोर्ड हिम नेसेसरी फैसिलिटी टू चेक, अलाउ करो चेक करना, वेरीफाई द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विच मे बी फाउंड देयर इन, उसको भी वेरीफाई करने में, चेक करने में मदद मांगी जा सकती है, सामने वाले को बोला जा सकता है कि अलाउ करो। Furnish such information as may be required as to any matter which may be useful for or is relevant to the proceeding under this act। या इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है जो कि यूजफुल होगी इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी प्रोसीडिंग चलाने के लिए। एक्सप्लेनेशन में क्या बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेस वेयर एन एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट्स द कमीशनिंग ऑफ एन ऑफेंस इज कैरिड ऑन शैल ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर प्लेस वेदर एनी एक्टिविटी इज कैरिड ऑन देयर इन और नॉट इन विच द पर्सन कैरिंग ऑन such activity states that any of his records or any part of his property relating to such act are or is kept। तो यहाँ पर याद रखेंगे,
इस सबसेक्शन के पर्पस के लिए जो प्लेस है जहां पर एक्ट है कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, वेयर एन एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट्स द कमीशन का ऑफेंस इज कैरिड ऑन, मतलब कोई भी जगह जहां पर क्राइम हो रहा है वो भी जगह को इंक्लूड करेगा, शैल ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर प्लेस, तो किसी और प्लेस को भी इंक्लूड करेगा, मतलब इंक्लूसिविटी बता रहा है प्लेस ऑफ क्राइम की। वेदर एनी एक्टिविटी इज कैरिड ऑन देयर इन और नॉट, इन विच द पर्सन कैरिंग ऑन सच एक्टिविटी स्टेट्स दैट एनी ऑफ हिज रिकॉर्ड्स और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू सच एक्ट आर केप्ट इन। तो भैया अगर आपके ऑफिस में, मान लेते हैं घर के ऑफिस में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पड़े हैं जिन रिकॉर्ड्स में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ऊपर जो दे रखा है ना कि प्लेस में घुस सकते हो, जा सकते हो, यहाँ पर प्लेस में वो ऑफिस भी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो हैं वो पड़े हुए हैं, आर केप्ट। आप ये नहीं कहोगे कि यार वहाँ पर तो वो वाला पोर्शन तो आएगा ही नहीं क्योंकि भाई वहाँ वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इस चीज़ को क्लैरिफाई इसने कर दिया है कि वो पोर्शन भी इधर इंक्लूड हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सब सेक्शन 2 को देखते हैं। बोलता है द अथॉरिटी रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 शैल आफ्टर एंटरिंग एनी प्लेस रेफर्ड टू in that subsection immediately after completion of survey forward a copy of reason so recorded along with the material in his possession referred to in that subsection to the adjudicating authority in a sealed envelope in the manner as may be prescribed, and such adjudicating authority shall keep such reason and material for such period as may be prescribed। अब यहाँ पर एक चीज़ को और क्लैरिफाई कर देगा कि भैया जो भी अथॉरिटी हमने रेफर करी अभी सबसेक्शन 1 में ऊपर, जब वो एंटर कर जाएगी किसी जगह पर आफ्टर एंटरिंग एनी प्लेस, जो कि ऊपर रेफर्ड था सबसेक्शन में, जैसे ही कंप्लीट किया अपना सर्वे, फॉरवर्ड करेगा एक कॉपी ऑफ रीजन सो रिकॉर्डेड अलोंग विद मटेरियल इन हिज पोजेशन। तो फॉरवर्ड करेगा कॉपी, रीजन जो भी था रिकॉर्ड किया इसने, क्यों घुसा था, क्या घुसा था, और जो भी मटेरियल इसके हाथ लगा, किसको फॉरवर्ड कर रहा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर रहा है, एक सील्ड एनवेलप में फॉरवर्ड कर रहा है, इन मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो, and such adjudicating authority shall keep such reason and material for such period as may be prescribed। तो ऐसी adjudicating authority इस material को और इस reason को सेव करके रखेगी, अपने पास बचा के रखेगी या अपने पास रिकॉर्ड्स में बनाकर रखेगी जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड रहे। सब सेक्शन 3 में बोलता है एन अथॉरिटी एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन में, पहली बात जो भी अथॉरिटी एक्ट कर रही है इस सेक्शन के अंतर्गत वो क्या कर सकती है, पहली बात place marks of identification on the records inspected by him and make a cause to be made extract or copies there from। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स छोड़ सकता है और कॉपीज भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है या मांग सकता है। कॉज टू बी मेड मतलब कॉज कर सकता है इन द सेंस सामने वाले से मांग सकता है या बना सकता है कॉपीज को, ठीक है। मेक और कॉज, या तो बना लेगा खुद से फोटोकॉपी कर लेगा या सामने वाले से कॉपीज ले लेगा। मेक एन इन्वेंट्री ऑफ एनी प्रॉपर्टी चेक्ड और वेरीफाइड बाय हिम। मेक एन इन्वेंट्री का मतलब है लिस्टिंग करेगा प्रॉपर्टी की जो उसने चेक करी और वेरीफाई करी, उनकी लिस्टिंग करेगा। एक किताब एक कॉपी में टिक मार्क मारता चलेगा, लिखता चलेगा। थर्ड, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन प्रेजेंट इन द प्लेस विच मे बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। तो रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट को किसी भी इंसान की जो कि प्रेजेंट है उस प्लेस पे और यूजफुल है फॉर और रेलेवेंट है टू द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। तो रिकॉर्ड भी कर सकता है स्टेटमेंट किसी भी आदमी की जो प्रेजेंट हो उस प्लेस पर और जो उसको यूजफुल लग रही है, रेलेवेंट लग रही है इस एक्ट के अंतर्गत। सेक्शन 17 में आते हैं सर्च एंड सीजर। सब सेक्शन 1 में बोलता है वेयर द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय हिम फॉर द पर्पस फॉर दिस सेक्शन। अब जहाँ पर डायरेक्टर हो या डिप्टी डायरेक्टर हो, डेप्यूटी डायरेक्टर हो, ऑथराइज किया गया है डायरेक्टर के द्वारा ही। On the basis of information in his possession has reason to believe and reason for such belief has to be recorded in writing। देखो जहाँ पर reason to believe आ रहा है हर जगह लिखा गया है reason to be recorded in writing, ठीक है, याद रखेंगे। That any person, पहली बात, has committed any act which constitute money laundering। इनको भैया लगा कि कोई आदमी ने एक्ट किया है जो मनी लॉन्ड्रिंग का है। is in possession of any proceeds of crime involved in money laundering और is in possession of any record relating to money laundering। कोई रिकॉर्ड है, proceeds of crime है, यहाँ पे लिखा था ना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसके पोजेशन में जो मनी लॉन्ड्रिंग से आए हैं, या इज इन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिलेटेड टू क्राइम, कोई भी प्रॉपर्टी हो
एनी प्रॉपर्टी लिखा है. देन सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ ही मे ऑथराइज एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम. अब मद्देनजर रखते हुए जो भी रूल्स हों, जो भी इस बिहाफ पे बनाए गए हों, अगर कोई बनाए गए हैं तो उनको नोटिस में लेते हुए, मतलब उनको क्या कहते हैं, ध्यान में रखते हुए, जो भी डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर है ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी ऑफिसर को जो कि सबॉर्डिनेट है उनके. किस चीज़ के लिए? पहली बात, एंटर एंड सर्च एनी बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट वेयर ही हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट दैट सच रिकॉर्ड्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर केप्ट. तो भैया बिल्डिंग में रखा है, किसी प्लेस पे रखा है, किसी वेसल में रखा है, किसी व्हीकल में रखा है, किसी एयरक्राफ्ट में रखा है, घुस के सामने वाला सर्च कर सकता है. ठीक है. ब्रेक ओपन द लॉक ऑफ एनी डोर, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा और अदर रिसेप्टिकल फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर कन्फर्ड अंडर क्लॉज ए वेयर द कीज देयर ऑफ आर नॉट अवेलेबल. अगर चाबियां अवेलेबल नहीं है तो तालों की चाबी के बिना ताले तोड़े जाएंगे. डोर, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा सब तोड़ दिया जाएगा. ठीक है. सी में बोलता है सीज एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ सच सर्च. सीज कर लेगा किसी भी रिकॉर्ड को या प्रॉपर्टी को जो मिली सर्च के वक्त. अब देखो भैया, जब आप सर्च कर रहे होते हो तो आप किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे होगे. जो भी प्रॉपर्टी अगले को मिलेगी, हो सकता है उस प्रॉपर्टी की तलाश ना भी कर रहा हो, वो जो मिलेगी उसे रिकॉर्ड करेगा और उसे सीज भी कर सकता है अगर ऑफकोर्स इलीगल है तो. प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी इफ रिक्वायर्ड और मेक और कॉज टू बी मेड एक्सट्रैक्ट कॉपीज देयर फ्रॉम. तो भैया आइडेंटिफिकेशन मार्क्स करेगा रिकॉर्ड के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी कंसर्न है, या एक्सट्रैक्ट कर सकता है कॉपीज अगर कोई ऐसी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, कोई फाइल वगैरह है. मेक अ नोट और एन इन्वेंट्री ऑफ सच रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी. वही नोट बनाएगा, इन्वेंट्री बनाएगा, ऐसे रिकॉर्ड करेगा प्रॉपर्टी के बारे में. एग्जामिन ऑन ओथ एनी पर्सन. ओथ पे एग्जामिन कर सकता है किसी भी आदमी को. हु इज फाउंड to be in possession of control of any record or property in respect of all matter relevant for the purpose of investigation under this act. तो उस इंसान को ओथ पर रिकॉर्ड कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है. अब 1A पे आ जाते हैं. बोलता है where it is not practicable to seize such record or property, the officer authorized under subsection 1 may make an order to freeze such property whereupon the property shall not be transferred or otherwise dealt with except with the prior permission of the officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned. भैया जहाँ पर प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको आप पोजेशन में अपने नहीं ले सकते तो फ्रीज कर लेगा. ठीक है, ताकि कोई इसे ट्रांसफ़र ना कर पाए. बैंक में पड़े पैसे फ्रीज करवा देते हैं एसेट्स, है ना. और बिना परमिशन के उस प्रॉपर्टी को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा. और ये बात कि ऐसे ऑर्डर्स जो भी इसने दिए हैं इसकी कॉपी उस आदमी पे भी सर्व की जाएगी जो ऑफकोर्स मालिक है इस प्रॉपर्टी का. Provided that if at any time before its confiscation under subsection 5 or subsection 7 of section 8 of or section 85 58b or section 2a of section 60 it becomes practicable to seize a frozen property, the officer authorized under subsection 1 may seize such property. अब देखो, जहाँ पर प्रैक्टिकल हो गया फ्रोजन प्रॉपर्टी को सीज करना तो उसको सीज कर लेगा. अगर सीज नहीं कर पा रहा तो भैया साफ सी बात है फ्रोज कर देगा. तो जिस प्रॉपर्टी को जब्त नहीं किया जा सकता उसे फ्रोज कर दिया जाता है. अगर प्रैक्टिकल हो गया उसे क्या कहते हैं, सीज करना, तो सीज करेगा, मतलब जब्त करेगा. सबसेक्शन 2 में बोलता है द अथॉरिटी हु हैज बीन ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल इमीडिएटली आफ्टर सर्च एंड सीजर और अपॉन इशुएंस ऑफ फ्रीजिंग ऑर्डर forward a copy of reason so recorded along with the material in his possession referred to under subsection to the adjudicating authority in a sealed envelope in a manner as may be prescribed, and such adjudicating authority shall keep such reason and material for such period as may be prescribed. वही बात सेम सी, जहाँ पर भैया सीजर किया, सर्च किया, जो भी किया, इमीडिएटली फॉरवर्ड करो रीज़न को, मटेरियल को, किसके सामने? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने, वो भी किस में? सील्ड एनवेलप में. और ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी इन सभी चीज़ों को अपने पास रखेगी बरकरार संभाल के. सबसेक्शन 3 में बोलता है वेयर एन अथॉरिटी अपॉन इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग सर्वे अंडर सेक्शन 16. ऊपर सेक्शन 16 में हमने सर्वे देखा था. अब कोई इन्फॉर्मेशन, जो भी अथॉरिटी है उसको ऑब्टेन हुई इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 16 is satisfied that any evidence shall be or is likely to be concealed or tampered with, he may for reason to be recorded in writing enter and search the building or place where such evidence is located and seize that evidence. सर्वे में भाई साहब पता चला कि किसी पर्टिकुलर जगह पे प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं एविडेंस मिल जाएगा, तो तुरंत जाकर ये जो ऑफिसर है अगर इसको लगता है कि ऐसे एविडेंस को टेम्पर कर दिया जाएगा या कंसील कर लिया जाएगा, छुपा लिया जाएगा या उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर दी जाएगी, तो उस जगह पर, उस बिल्डिंग पर तुरंत पहुंच सकता है, सर्च कर सकता है और वहाँ से वो एविडेंस को लोकेट करके सीज कर सकता है.
provided that no authorization referred to in subsection 1 shall be required for search under this subsection. अब यहाँ पर कोई ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जहाँ पे आप सर्च कर रहे हो इस सबसेक्शन में, ठीक है. The authority seizing any record or property under subsection 1 or freezing any record or property under subsection 1A shall within a period of 30 days, shall within a period of 30 days, 30 days तक कर देते हैं, from such seizure or freezing as the case may be, file an application requesting for retention of such record or property seized under subsection 1 or for continuation of the order of freezing served under subsection 1A before adjudicating authority. तो 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा भैया, फ्रीजिंग के बाद क्या करेगा, फाइल जो होगी केस फाइल कर देगा, ठीक है, फाइल एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग फॉर रिटेंशन, कि भैया रिटेन करके रखिए ऐसे रिकॉर्ड को और प्रॉपर्टी को जो सीज की गई है मेरे द्वारा, ठीक है. किसके सामने डाल रहा है कि भाई कंटिन्यू करो, फ्रीजिंग ऑर्डर्स को कंटिन्यू करना है, ठीक है, बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने तुरंत फाइल करेगा एप्लीकेशन की साहब मैंने फ्रीज कर दिया और फ्रीज को कंटिन्यू करिए, ठीक है. सर्च ऑफ पर्सन देखते हैं क्या बोलता है सेक्शन 18 में. सबसेक्शन 1 में बोलता है, if an authority authorized in this behalf by central government by general or special order has reason to believe, the reason for such belief to be recorded in writing, of course हमेशा reason जो belief का है वो रिकॉर्ड होता है लिखित में ही, तो has to be recorded in writing, ठीक है. reason to believe और उसको क्या किया है, has to be recorded in writing that any person has secreted about his person, any person has secreted about his person or in anything under his possession, ownership or control any record or proceeds of crime which may be useful for or relevant to any proceeding under this act, he may search that person and seize such record or property which may be useful for or relevant to any proceeding under this act. तो याद रखेंगे अगर कोई अथॉरिटी ऑथराइज्ड है इस बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर्स और उसके पास रीज़न है बिलीव करने का कि कोई भी आदमी के पास, ठीक है, एनी पर्सन हैज़ सीक्रेटेड मतलब छुपा के रखा है, अबाउट हिज पर्सन अपने पास छुपा के रखा है, कोई भी चीज़ अपने पोजेशन में, ओनरशिप में, कंट्रोल में, कोई भी रिकॉर्ड है या कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है जो यूजफुल हो सकते हैं या रेलेवेंट हो सकते हैं कि इस प्रोसीडिंग के अंतर्गत, जो इस एक्ट के अंतर्गत चलाई जाएगी प्रोसीडिंग, तो ऐसे आदमी को सर्च किया जा सकता है, सीज किए जा सकते हैं रिकॉर्ड. सर्च करेंगे उस आदमी को, सीज करेंगे कोई भी रिकॉर्ड हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो जो कि यूजफुल हो या रेलेवेंट हो प्रोसीडिंग में इस एक्ट के. सब सेक्शन 2 पे आते हैं, क्या बोलता है. द अथॉरिटी who has been authorized under subsection 1 shall immediately after search and seizure forward a copy of the reason so recorded along with material in his possession referred to in that subsection to the adjudicating authority in a sealed envelope in the manner as may be prescribed, and such adjudicating authority shall keep such reason and material for such period as may be prescribed. अब देखो जहाँ पे कोई अथॉरिटी है जो कि ऑथराइज्ड है सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, वो इमीडिएटली क्या करेगी, सर्च और सीजर के बाद फॉरवर्ड कर देगी जो भी रीजन है रिकॉर्ड किया उसने अलॉन्ग विद मटेरियल इन हिज पोजीशन, रेफर टू किसको भेज रही है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को तुरंत भेज रही है एक सील्ड एनवेलप में, उस मैनर में जिस तरीके से रिक्वायर्ड है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी उसी तरीके से उस मटेरियल को रखेगी जैसे कि रिक्वायर्ड है. ये सारे के सारे सेक्शंस की जो फॉर्मेट है ना वो रिपीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे क्लैरिटी के साथ. सब सेक्शन 3 में बोलता है, वेयर एन अथॉरिटी इज अबाउट टू सर्च एनी पर्सन ही शैल इफ एनी such person, if such person so requires, take such person within 24 hours to the nearest gazetted officer superior in rank to him or a magistrate, provided that the period of 24 hours shall exclude the time necessary for the journey undertaken to take such person to the nearest gazetted officer superior in rank to him or magistrate's court. ठीक है, जहाँ पर कोई बंदा, ठीक है, जहाँ पे कोई अथॉरिटी है वो सर्च करना चाहती है किसी आदमी को, तो ही शैल इफ सच पर्सन सो रिक्वायर्स, तो ये जो अथॉरिटी है, ठीक है, चाहे तो अगर सामने वाले को लग रहा है उसे तुरंत 24 घंटे के अंतर्गत, ठीक है, एक गजेटेड ऑफिसर के पास ले जाएगी जो कि सुपीरियर हो उससे, खुद से जो भी सर्चिंग ऑफिसर है उससे ज़्यादा सुपीरियर गजेटेड ऑफिसर के पास ले जाएंगे 24 घंटे के अंदर या मैजिस्ट्रेट के सामने. और ये जो 24 घंटे हैं इसमें टाइम ऑफ जर्नी जो अंडरटेकन होगा, टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी एक्सक्लूड किया जाएगा. तो टाइम प्लस ऑफ जर्नी प्लस 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने गजेटेड ऑफिसर के आगे खड़ा कर दो और उसके सामने सर्च कर लो. ठीक है,
Subsection 4. If the requisition under subsection 3 is made, the authority shall not detain the person for more than 24 hours prior to taking him before the gazetted officer superior in rank to him or the magistrate referred to that subsection. तो देखो अगर कोई requisition दी गई है सबसेक्शन 3 के अंतर्गत उस आदमी ने, तो ये जो अथॉरिटी जो सर्च कर रही है इसे डिटेन नहीं करेगी. The authority shall not detain the person for more than 24 hours prior to taking him before gazetted officer. तो 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रखेगी इसे, ठीक है, गजेटेड ऑफिसर के सामने ले जाने से पहले. ठीक है, सो फिर जैसे कि 24 घंटे तक आप 24 घंटे से ज़्यादा किसी को अरेस्ट करके नहीं रख सकते और गजेटेड ऑफिसर सॉरी मैजिस्ट्रेट के आगे खड़ा करना पड़ता है, वही चीज़ है यहाँ पे. गजेटेड ऑफिसर दे दिया, सुपीरियर इन रैंक और मैजिस्ट्रेट दे दिया, दोनों दे दिया. प्रोवाइडेड दैट पीरियड ऑफ 24 आवर्स शैल एक्सक्लूड द टाइम नेसेसरी. वही बात है, जर्नी के लिए जो भी नेसेसरी टाइम होगा जर्नी के लिए उसको एक्सक्लूड करके चलोगे. फिर बोलता है सबसेक्शन 5 में गजेटेड ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट बिफोर होम एनी सच पर्सन इज ब्रॉट शैल इफ ही सीज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर सर्च फोर्थविथ डिस्चार्ज सच पर्सन बट अदरवाइज शैल डायरेक्ट दैट सर्च बी मेड. अब देखो जहाँ पर मैजिस्ट्रेट को या गजेटेड ऑफिसर को लगता है कि कोई रीज़न ही नहीं है एज सच इसको सर्च करने का, तो भैया उसको सर्च नहीं किया जाएगा. जहाँ पे उसको लगता है करना ज़रूरी है वहाँ पे सर्च कर लिया जाएगा. सबसेक्शन 6 में क्या होता है? Before making the search under subsection 1 or subsection 5, the authority shall call upon 2 or more persons to attend and witness the search, and search shall be made in the presence of such persons. अब जहाँ पर सर्च होना है सबसेक्शन 1 के अंतर्गत या सबसेक्शन 5 के अंतर्गत, अथॉरिटी जो होगी वो क्या करेगी? 2 या 2 से ज़्यादा विटनेस बुलाएगी. अब ये जो विटनेस होंगे इंडिपेंडेंट विटनेस होंगे, ठीक है. 2 और मोर पर्सन टू अटेंड एंड विटनेस द सर्च एंड सर्च शैल बी मेड. जो सर्च की जाएगी वो इनकी प्रेजेंस में ही की जाएगी. अथॉरिटी शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सर्च एंड ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ विटनेसेस ऑन द लिस्ट. देखो प्रिपेयर करेगी जो भी सर्च किया और जो भी प्रॉपर्टी मिली उसको लिस्ट करेगी. नो फीमेल शैल बी सर्च्ड बाय एनी वन एक्सेप्ट अ फीमेल. तो सर्च कौन कर सकता है? फीमेल को एक फीमेल ही कर सकती है. The authority shall record the statement of the person searched under subsection 1 or subsection 5 in respect of the record or proceeds of crime found or seized in the course of such search. तो अथॉरिटी जो होगी वो रिकॉर्ड करेगी स्टेटमेंट ऐसे आदमी की जिसको सर्च किया गया है. अगर ऑफकोर्स जो भी उसके पास रिकॉर्ड में मिले उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, चाहे वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो जो कि निकले हों इन द कोर्स ऑफ सर्च, या सबसेक्शन 5 के अंतर्गत उसकी सर्च की जाए, सबसेक्शन 1 के अंतर्गत उसकी सर्च कर ले हो, कुछ भी हो. तो जो भी चीज़ें मिलेंगी उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो प्रोसीजर्स ऑफ क्राइम है, जो भी चीज़ें हैं, और उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे ऐसे आदमी को जिसको सर्च किया जा रहा है. सबसेक्शन 10 बोलता है दी अथॉरिटी सीज एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1 शैल विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सच सीजर फाइल एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग फॉर रिटेंशन ऑफ सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. तो 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, जैसे ही इन्होंने सामने वाले की प्रॉपर्टी को सीज किया, पकड़ा, जो भी इसके ऊपर से निकली, जो भी उसके पास से निकली, 30 दिन के अंदर अंदर 30 days का वेट करेगी. 30 दिन के अंदर अंदर मतलब 30 days का वेट नहीं करेगी, 30 दिन के अंदर अंदर मतलब 30 दिन तक का टाइम है उनके पास कि तुरंत एप्लीकेशन मूव करनी है कि भाई जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि जो भी भैया प्रॉपर्टी हमने इनकी क्या कहते हैं सीज किया उसे प्लीज़ रिटेन करके रखा जाए, ठीक है, वरना अदरवाइज वो छोड़नी पड़ जाएगी. तभी कह रहा है 30 दिन के पीरियड के अंदर अंदर इनको फाइल तुरंत कर देना है. जिस दिन से इन्होंने सीज करा उस दिन के बाद 30 दिन का पीरियड इनके पास लिमिटेशन पीरियड है, उसी के अंदर इनको फाइल कर देना है. ऊपर भी हमने सेम चीज़ पढ़ी थी. सेक्शन 19 पे आते हैं, पावर टू अरेस्ट. क्या बोलता है सबसेक्शन 1? If the director, deputy director, assistant director or any other officer authorized in this behalf by the central government by general or special order has on the basis of material in his possession reason to believe, the reason for such belief to be recorded in writing, that any person has been guilty of an offence punishable under this act, he may arrest such person and shall as soon as may be inform him of the grounds of such arrest. देखो भैया हर जगह यही होता है, पावर तो होती है आपके पास अरेस्ट करने की, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है क्या ग्राउंड्स है अरेस्ट के, उसी को बोल रहा है. अगर डायरेक्टर हो, आपका डेप्यूटी डायरेक्टर हो, आपका असिस्टेंट डायरेक्टर हो, आपका कोई भी ऑफिसर हो, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज था, चाहे वो जनरल ऑर्डर्स हों या स्पेशल ऑर्डर्स हों, ठीक है, और इन ऑर्डर्स के चलते और मटेरियल के बेसिस पे पोजेशन में जो भी इस ऑफिसर के मटेरियल है पोजेशन में, उसके बेसिस पे उसने एक धारणा बनाई, रीज़न टू बिलीव थी, रीज़न को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है,
और इस आदमी को अरेस्ट कर लेगा, ठीक है, कि कोई ऑफेंस है पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, अरेस्ट कर लेगा ऐसे आदमी को, और जैसे ही अरेस्ट करेगा इस आदमी को बताएगा क्या ग्राउंड्स रहेंगे अरेस्ट करने के। सिंपल। सबसेक्शन 2, Director, Deputy Director, Assistant Director, or any other officer shall immediately after arrest of such person under subsection 1 forward a copy of order along with material in his possession referred to in that subsection to the adjudicating authority in a sealed envelope। अब देखो भैया adjudicating authority को सब भेज दे रहा है, उसके बाद adjudicating authority को ये भी बोल दे रहा है कि भैया तुरंत उसको भेज छोड़ना मत 30 दिन के अंदर, ये भी बोल देता है। सबसेक्शन 3 में बोलता है Every person arrested under subsection 1 shall within 24 hours be taken to the special court or judicial magistrate or metropolitan magistrate as the case may be having jurisdiction। जो भी judicial magistrate, special court, metropolitan magistrate जो भी हो उसके पास लेकर जाओगे जिसके पास आपके उसकी अथॉरिटी है 24 घंटे के अंदर, प्रोवाइडेड दैट वही पीरियड ऑफ 24 आवर्स टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी को एक्सक्लूड करके माना जाएगा। अब बात करते हैं रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी की। तो वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज बीन सीज्ड अंडर सेक्शन 17, कोई प्रॉपर्टी सीज की गई है सेक्शन 17 या 18 के अंतर्गत और फ्रोजन अंडर सेक्शन या फ्रोज कर दी गई है 1A ऑफ सेक्शन 17 and the officer authorized by director in this behalf has on the basis of material possession reason to believe, the reason to believe has to be recorded by him in writing that such property is required to be retained for purpose of adjudication under section 8। अब रीजन टू बिलीव किस चीज का है कि ऐसी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सच प्रॉपर्टी में इफ सीज्ड बी रिटेन्ड और इफ फ्रोजन may continue to remain frozen for period not exceeding 180 days from the day on which such property was seized or frozen as the case may be। तो 180 दिन तक जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने पकड़ के रखी थी उसे फ्रोज करके रखा जा सकता है। वहाँ पे ऑफ कोर्स रीजन टू बिलीव होना चाहिए इसके पास, तो ही ये काम को कर पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं सबसेक्शन 2, द ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर शैल इमीडिएटली आफ्टर ही हैज पास्ड एन ऑर्डर फॉर रिटेंशन और कंटिन्यूएशन ऑफ फ्रीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन अंडर सेक्शन 8, जैसे ही ऑर्डर पास किए सेक्शन 8 के एडजुडिकेशन के चलते कि भैया एडजुडिकेशन होना है सेक्शन 8 के अंतर्गत, इसलिए फ्रीज करके रखना जरूरी है। फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर, फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अलॉन्ग विद द मटेरियल इन हिज पोजीशन रेफर्ड टू अंडर सबसेक्शन 1 to the adjudicating authority in a sealed envelope in a manner as may be prescribed, and such adjudicating authority shall keep such order and material for such period as may be prescribed। तो adjudicating authority को साहब तुरंत भेजेंगे, मटेरियल भेज देंगे, और ऐसी adjudicating authority इस मटेरियल को सेव करके अपने पास ध्यान से रखेगी। आगे देखते हैं क्या बोलता है। ऑन द एक्सपायरी, जब एक्सपायर हो जाए, कहता है ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 the property shall be returned to the person from whom such property was seized or whose property was ordered to be frozen unless the adjudicating authority permits retention or continuation of freezing of such property beyond the said period। तो expire होते ही ऐसे period को देखो क्या बोल रहा है, on expiry of the period specified under subsection 1 जो भी property होगी उसे return कर दिया जाएगा ऐसे आदमी को, ठीक है, जिसके पास से ऐसी property को seize किया गया था या जिसकी property order की गई थी froze होने के लिए, अनलेस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी परमिट करे ऐसे रिटेंशन को बियॉन्ड द पीरियड। तो पीरियड 180 दिन का खत्म होते ही वो प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर ऑथराइजिंग द रिटेंशन, सबसेक्शन 4 बोल रहा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर ऑथराइजिंग द रिटेंशन और कंटिन्यूएशन ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सच प्रॉपर्टी बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 शैल सैटिस्फाई हिमसेल्फ दैट प्रॉपर्टी इज प्राइमा फेसा इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन अंडर सेक्शन 8। तो देखो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, अगर वो ऑथराइज कर रही है 180 दिन के बियॉन्ड रिटेंशन या फ्रीजिंग, तो उसको दिखाना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने आप को कि भाई प्राइमा फेसा ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और ज़रूरी है इसे रिटेन करके रखना। सबसेक्शन 5 में बोलता है आफ्टर पासिंग द ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 8 स्पेशल कोर्ट शैल डायरेक्ट द रिलीज ऑफ ऑल प्रॉपर्टी अदर देन द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग टू द पर्सन फ्रॉम हुम सच प्रॉपर्टी वॉज सीज्ड और द प्रॉपर्टी इंटाइटल्ड टू रिसीव इट, ठीक है, और द पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव इट। अब देखो भैया एक बार ऑर्डर पास हो गए कन्फिस्केशन के सबसेक्शन 5 में, सबसेक्शन 8 के और सेक्शन 8, तो सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7 सेक्शन 8 के अंतर्गत ये दोनों सेक्शंस में जब कन्फिस्केशन के ऑर्डर निकाल दिए स्पेशल कोर्ट ने, तो बाकी की प्रॉपर्टी तो रिलीज कर दो, उसकी जो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आ रही थी उसको सीज करो ना, बाकी जो प्रॉपर्टी लेजिटिमेट है उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, यही बोल रहा है।
सबसेक्शन 6 बोलता है वेयर एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी हैज बीन मेड बाय स्पेशल कोर्ट अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 8 और बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 58B or section 2A of section 60, the director or any officer authorized by him in this behalf may withhold the release of any such property for a period of 90 days from the date of receipt of such orders if he is of an opinion that such property is relevant for appeal proceeding under this act. अब देखो भैया 90 दिन तक इस प्रॉपर्टी को, बेशक अगर सामने वाले को रिलीज के ऑर्डर्स निकल गए हैं तो 90 दिन तक जो भी डायरेक्टर है या उसके द्वारा ऑथराइज ऑफिसर है इन प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकता है, क्योंकि 90 दिन का पीरियड होता है उनके पास अपील का। ठीक है, जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने डिसीजन दिया उसके खिलाफ अपील में अगर ये जाना चाह रहे हैं डायरेक्टर या ऑफिसर ऑथराइज बाय डायरेक्टर, तो 90 दिन तक इनके पास टाइम पीरियड रहता है, इसलिए 90 दिन का टाइम पीरियड इनके पास और एक्स्ट्रा रहेगा कि वो इस प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखें चाहें तो। ठीक है, अगर वो सोच रहे हैं कि हम अपील में जाएंगे तो। सेक्शन 21 पे आ जाते हैं, कहता है रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता है। तो सब सेक्शन 1 बोलता है वेयर एनी रिकॉर्ड हैज़ बीन सीज्ड अंडर सेक्शन 17 और सेक्शन 18 और फ्रोजन अंडर सेक्शन सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 17। अब कोई भी रिकॉर्ड है वो सीज कर दिया गया है सेक्शन 17 में 18 में या सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 17 एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि IO है या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय डायरेक्टर इन दिस बिहाफ हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी ऑफ सच रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी रिटेन्ड for any inquiry under this act, such record may be seized, be retained, or if frozen, may continue to remain frozen for a period not exceeding 180 days from the day on which such records were seized or frozen as the case may be। तो यहाँ पर देख लो भैया, जहाँ पर रिकॉर्ड को सीज कर लिया गया है सेक्शन 17 के अंतर्गत या 18 के अंतर्गत, जहाँ पे भी रिकॉर्ड्स को सीज किया गया था, तो IO या जो भी डायरेक्टर होंगे इस बिहाफ पे उनको लगता है कि रिकॉर्ड को रिक्वायर्ड है रिटेन करके रखना, तो 180 दिन तक रिटेन फर्दर करके रख सकते हैं। ठीक है, उस दिन से जिस दिन से इन्होंने फ्रोज किया था। सब सेक्शन 2 में बोलता है द पर्सन फ्रॉम हुम रिकॉर्ड सीज्ड और फ्रोजन शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड। याद रखना, जिस भी आदमी को, ठीक है, जो भी आदमी फ्रॉम हुम रिकॉर्ड्स ऑफ सीज या फ्रोज किए थे वो इंटाइटल्ड होगा, शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसे रिकॉर्ड्स की कॉपीज तो दे ही दो। On the expiry of the period specified under subsection 1, the record shall be returned to the person from whom such record were seized or whose records were ordered to be frozen unless the adjudicating authority permits retention or continuation of freezing of such record beyond the said period। अब adjudicating authority को अगर लगता है कि continue कर दो, सीज करके रखो, तो ठीक है, वरना अदरवाइज आपको वापस करने पड़ेंगे रिकॉर्ड्स 180 दिन के बाद। सब सेक्शन 4 में कहता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर ऑथराइजिंग द रिटेंशन और कंटिन्यूएशन ऑफ फ्रीजिंग ऑफ such records beyond the period specified under subsection 1 shall satisfy himself that records are required for the purpose of adjudication under section 8। तो section 8 के अंतर्गत adjudication में requirement रहेगी, अपने आप को satisfy करना पड़ेगा उसे। ठीक है, before ordering retention, वरना तो रिलीज करना पड़ेगा। सब सेक्शन 5 में बोलता है आफ्टर पासिंग ऑफ एन ऑर्डर ऑफ कन्फेस्केशन और रिलीज अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 8 और सेक्शन 58B ऑफ सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 60, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल डायरेक्ट द रिलीज ऑफ द रिकॉर्ड टू द पर्सन फ्रॉम होम सच रिकॉर्ड्स वर सीज्ड। तो देखो, एक बार ऑर्डर निकल गए कन्फेस्केशन के, ठीक है, या रिलीज के, जो कि इन सेक्शंस में निकलते हैं रिलीज के ऑर्डर्स, या अगर कन्फेस्केशन के निकल गए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डायरेक्ट कर देगी रिलीज ऑफ द रिकॉर्ड्स टू द पर्सन फ्रॉम होम सच रिकॉर्ड वर सीज्ड। अगर कन्फेस्केशन के ऑर्डर निकले थे तो अलग बात है, अगर रिलीज के ऑर्डर लिखे थे तो ऑथराइज कर ही सकती है, रिलीज कर दो भैया या कन्फेस्केट करके रख लो, जेन्युइन सी बात है। आगे चलते हैं। सबसेक्शन 6 में बोलता है वेयर एन ऑर्डर रिलीजिंग द रिकॉर्ड हैज बीन मेड बाय द कोर्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 21, जहाँ पे ऑर्डर निकल गए हैं रिलीज करने के रिकॉर्ड्स को, हैव बीन मेड बाय कोर्ट, कि भैया रिलीज कर दो रिकॉर्ड्स को, ऐसे ऑर्डर निकाल दिए गए हैं। डायरेक्टर या एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ मे विद होल्ड द रिलीज ऑफ सच रिकॉर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। देखो, 90 दिन तक फिर वापस होल्ड करके रखेगा जहाँ पे रिलीजिंग के ऑर्डर निकाल दिए थे कोर्ट ने, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी थी, क्योंकि 90 दिन तक का टाइम मिलता है इनको अपील करने का, तो 90 दिन रिटेन करके रख सकता है। सब सेक्शन 22 बोलता है प्रिजम्पशन एज टू रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। अब प्रिजम्पशन क्या रहेगी रिकॉर्ड्स की या प्रॉपर्टीज की सर्टेन केसेस में। बोलता है सब सेक्शन 1 वेयर एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी आर और इज फाउंड इन द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनी पर्सन इन द कोर्स ऑफ अ सर्वे और अ सर्च
or where any record or property is produced by any person or has been resumed or seized from the custody or control of any person or has been frozen under this act or under any other law for the time being in force, it shall be presumed that. तो क्या presume किया जाएगा, यहाँ पर ये बोलता है presumption as to record or property in certain cases की बात कर रहे हैं. तो जहाँ पर कोई रिकॉर्ड या कोई प्रॉपर्टी मिली आपको पोजेशन में या कंट्रोल में किसी भी आदमी के इन द कोर्स ऑफ सर्वे में और सर्च या सर्वे के वक्त में कोई प्रॉपर्टी मिली पोजेशन में या रिकॉर्ड में, और जहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड है या कोई प्रॉपर्टी है उसे प्रोड्यूस किया गया बाय एनी पर्सन और हैज़ बीन रिज्यूम्ड और सीज्ड फ्रॉम द कस्टडी और कंट्रोल ऑफ एनी पर्सन, उसे रिज्यूम किया गया या सीज किया गया कस्टडी से या कंट्रोल से किसी आदमी के, ठीक है, या हैज़ बीन फ्रोजन अंडर दिस एक्ट, या उसे फ्रोज कर दिया गया है इस एक्ट के अंतर्गत, या अंडर एनी अदर लॉ या किसी और कानून के अंतर्गत जो कि टाइमिंग इन फोर्स लग रहा हो, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी को रोक लिया गया और किसी के पोजेशन में थी वो प्रॉपर्टी. इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सच पर्सन. यही माना जाएगा ये रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी उस आदमी को बिलोंग कर रही है, मतलब उसी आदमी की है. दूसरी चीज, द कंटेंट ऑफ सच रिकॉर्ड आर ट्रू. जो भी कंटेंट है उस रिकॉर्ड के वो ट्रू है. तीसरा, सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच रिकॉर्ड which purports to be in the handwriting of any particular person or which may reasonably be assumed to have been signed by or to be in the handwriting of any particular person are in that person's handwriting, and in the case of record stamped, executed or attested that it was executed or attested by the person by whom it is purported to have been so stamped, executed or attested. तो देखो भाई, साफ सी बात है, सिग्नेचर हो किसी आदमी के, ठीक है, हैंड राइटिंग हो किसी पर्टिकुलर आदमी की, या जहां पर रीजनेबली अज्यूम किया जा सकता है कि ये साइन किया गया है या हाथ से लिखा गया किसी पर्टिकुलर आदमी के द्वारा ही, ठीक है, या किसी आदमी की हैंड राइटिंग है और साथ ही साथ वहां पर कोई रिकॉर्ड है जो कि स्टैम्प्ड है, एग्जीक्यूटेड है, अटेस्टेड है किसी आदमी के द्वारा उसकी हैंड राइटिंग में, तो ये माना जाएगा ये उसी आदमी की हैंड राइटिंग है या उसी आदमी के द्वारा अटेस्टेड है या स्टैम्प्ड है, एग्जीक्यूटेड है, वो आदमी जो पर्टिकुलर पर्सन है इधर, ठीक है. इस चीज को याद रखना. ऊपर जो हमने देखा 99% टाइम्स 2 में माना जाएगा ये प्रॉपर्टी उसी की है जो आदमी इसको लेकर चल रहा है, और जो भी रिकॉर्ड्स हैं ट्रू है, बिलोंग कर रहा है उसी आदमी को जिसके पास से निकली और रिकॉर्ड ट्रू है. यहाँ पे सिग्नेचर है, यहाँ पे अटेस्टेशन है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन है और किसी पर्टिकुलर आदमी की हैंडराइटिंग में ही है, तो ये माना जाएगा उस पर्टिकुलर आदमी ने ही उस चीज़ को, उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, लिखा है, स्टैम्प किया है, एक्सेट्रा, अकॉर्डिंगली किया गया उस आदमी के द्वारा ही है. सब सेक्शन 2 पे आते हैं. क्या बोलता है? वेयर एनी रिकॉर्ड have been received from any place outside India, duly authenticated by such authority or person, and in such manner as may be prescribed in the course of proceeding under this act, the special court, the appellate tribunal or the adjudicating authority as the case may be shall. क्या करेगी? याद रखेंगे, जहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट है जो रिसीव किया गया आउटसाइड इंडिया और ड्यूली ऑथेंटिकेटेड है कंसर्न्ड पर्सन के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा, उस तरीके से जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ दिस एक्ट. सही तरीके से मतलब कर रखा है सारी चीज़ें. तो चाहे आपका स्पेशल कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो, वो क्या करेगा? पहली चीज, शैल लिखा है मतलब मैंडेटरी है. क्या करेगा? प्रेज्यूम कर रहा है दैट सिग्नेचर ऑफ एवरी अदर पार्ट ऑफ सच रिकॉर्ड विच परपोर्ट्स टू बी इन द हैंड राइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और विच द कोर्ट मे रीजनेबली अज्यूम टू हैव बीन साइंड बाय और टू बी इन द हैंड राइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन इज इन दैट पर्सनस हैंड राइटिंग. पहली बात तो ये मानेगा कि भैया किसी के द्वारा अगर लिखा गया तो ये माना जाएगा उसी आदमी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है. अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की हैंड राइटिंग दिख रही है तो माना जाएगा उसी पर्टिकुलर पर्सन ने लिखा होगा. एंड इन द केस ऑफ अ रिकॉर्ड एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड दैट इट वाज एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड बाय द पर्सन बाय हुम इट इज परपोर्ट टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड या अटेस्टेड. अगर ये एग्जीक्यूट या अटेस्ट किया गया हो किसी आदमी के द्वारा तो ये माना जाएगा कि ये उसी आदमी के द्वारा एग्जीक्यूट और अटेस्ट किया गया होगा जो कि ऑथराइज्ड होगा या परपोर्टेड टू हैव बीन एग्जीक्यूटिंग और अटेस्टिंग इट. मतलब जहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं, मतलब जहां पर हमें लग रहा था कि भाई वही कर रहा होगा, तो ये मान के चलेंगे हाँ उसी ने किया होगा अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड पे एग्जीक्यूटेड है, अटेस्टेड है.
मान लेते हैं अगर कोई प्रॉपर्टी के कागज हैं उन्हें भैया एग्जीक्यूट कर रहा है या अटेस्ट कर रहा है रजिस्ट्रार या नोटरी पब्लिक मान लेते हैं, तो ये मान के चलेगा कि कोई नोटरी पब्लिक ही कर रहा होगा, ये नहीं कि किसी फर्जी आदमी ने कर दिए होंगे। आप प्रेज्यूम ये करके चलेंगे कि हाँ ये ऑथराइज है, सही तरीके से किए गए हैं। बी में बोलता है एडमिट द डॉक्यूमेंट इन एविडेंस नॉट विथ स्टैंडिंग दैट इट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इफ सच डॉक्यूमेंट इज अदरवाइज एडमिसेबल इन एविडेंस। अगर एडमिट किए जा रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस में, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो ड्यूली स्टैम्प्ड है कि नहीं। इफ सच डॉक्यूमेंट इज अदरवाइज एडमिसेबल इन एविडेंस, अगर वो एडमिसेबल हो सकता है एविडेंस में अदरवाइज, बिना प्रॉपरली स्टैम्प हुए भी अगर वो एविडेंस में जाया जा सकता है, एविडेंस में लिया जा सकता है बिना प्रॉपर स्टैम्प के, तो उसको एडमिट आप कर लेंगे, एडमिट कर लेगा डॉक्यूमेंट को इन एविडेंस, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो स्टैम्प्ड हो ना हो, अगर वो अदरवाइज वैसे एडमिसेबल था। सेक्शन 23 पे आते हैं, क्या बोलता है, प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस। प्रिजम्पशन क्या रहेगी, इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस में। कहता है वेयर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स 2 और मोर इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग में 2 या 2 से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं। अब देखो भैया, मनी लॉन्ड्रिंग में 2 या 2 से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन हमेशा होती हैं, याद रखेंगे, हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन हमेशा होती है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है वेयर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स 2 और मोर इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस एंड 1 और मोर सच ट्रांजैक्शन इज और आर प्रूव टू बी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, और जहां पर आपको दिख रहा है 1 और मोर सच ट्रांजैक्शन इज और आर प्रूव टू बी इन्वॉल्व, और आपको दिख गया है कि भाई इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, देन फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन के पर्पस के लिए या कन्फिस्केशन के लिए, अंडर सेक्शन 8 और फॉर द ट्रायल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, इट शैल अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड, ठीक है, इट शैल जब तक अदरवाइज प्रूव ना हो जाए, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और स्पेशल कोर्ट, ये प्रेज्यूम किया जाएगा कि रिमेनिंग ट्रांजैक्शन फॉर्म पार्ट ऑफ सच इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन। तो जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं और उनमें से कोई 1-2 ट्रांजैक्शंस दिख रही हैं भैया मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, तो ये माना जाएगा कि बाकी की ट्रांजैक्शन भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ही होंगी, इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस ही होंगी। स्पेशल कोर्ट की ऑफकोर्स सेटिस्फैक्शन के हिसाब से उनको प्रेज्यूम कर सकते हैं वो लोग। सेक्शन 24 बोलता है बर्डन ऑफ प्रूफ इन एनी प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। कोई भी प्रोसीडिंग है जो रिलेटेड है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जो कि रिलेटेड है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से इस सेक्शन के अंतर्गत। पहली बात, ए, इन द केस ऑफ द पर्सन चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर सेक्शन 3, द अथॉरिटी और कोर्ट शैल अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड प्रेज्यूम दैट सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो जहां पर इन द केस ऑफ पर्सन चार्ज विद ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जहां पे किसी आदमी को चार्ज किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ सेक्शन 3 के अंतर्गत, अथॉरिटी या कोर्ट, जो भी अथॉरिटी या कोर्ट हो, शैल, जो भी अथॉरिटी या कोर्ट हो वो क्या करेगी, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव, जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो जाए, प्रेज्यूम करेगा दैट सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो कॉन्ट्ररी जब तक प्रूव नहीं हो जाता प्रेज्यूम करेगा कि ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ये इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है। सेक्शन 3 में तो कह रहा है इन केस ऑफ अ पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर सेक्शन 3, द अथॉरिटी और द कोर्ट अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड प्रेज्यूम करेंगे कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में। देखो यूजुअली क्या होता है दोस्तों, हम मानते हैं सामने वाले को, हम कभी भी किसी चीज़ को गिल्टी नहीं मानते जब तक प्रूव ना हो जाए। यहाँ पे उल्टा चल रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी आदमी पे आ रहा है। ये तो मान के चलेंगे कि भैया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग से ही आई है, अगर प्रेजम्पशन यही लेके चलेगी, बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पे रहेगा। बी, इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन द अथॉरिटी और कोर्ट may presume that such proceeds of crime are involved in money laundering। अब जहाँ पर in the case of any other person, बाकी किसी आदमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करो, तो अथॉरिटी या कोर्ट प्रेज्यूम करके चलेगा कि ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे ये इन्वॉल्व थे, मे प्रेज्यूम है, शैल नहीं है, ठीक है, दैट सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो मतलब ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। यहाँ पर भी इसी बात को बोल रहा है कि जहाँ पर अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, प्रेज्यूम कह रहा है ना, अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड प्रेज्यूम दैट सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो जहाँ पर कोई आदमी इन द केस ऑफ एनी पर्सन चार्ज विद ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर सेक्शन 3 के अंतर्गत चार्ज किया जा रहा है, तो अथॉरिटी या कोर्ट जो है वो शैल, ये शैल प्रेज्यूम है अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, ठीक है, शैल अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड प्रेज्यूम करेगा कि प्रोसीड्स हैं, दैट सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। बस इस चीज़ को याद रखिएगा। आई होप यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब गाइस अपने अगले पार्ट में मैं बनाऊंगा जो कि आपका रहेगा चैप्टर 6
अपीलेट ट्रिब्यूनल से हम लोग शुरू करेंगे अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए। कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से ख़त्म करूँ। हमारी अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाए और धीरे धीरे हर वीडियो में आपका एक एक चैप्टर में कंप्लीट करता चलूँगा, ताकि 11 तारीख से पहले हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, छोटे छोटे पोर्शंस का। तो इन द मीन टाइम आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काइंडली लोगों के बीच में शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हैं legalsocietyindia@gmail.com पर भी। थैंक यू सो मच।